हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉल्यूशन। और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। राइट। तो पहले पार्ट में हमने देखा था द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। पहले हमने देखा था सॉलिड इन लिक्विड और अभी हम देखने वाले हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स। तो कुछ फैक्टर वैसे ही हैं जैसे हमने पहले देखा था। तो शुरू करते हैं। पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। यहाँ तो देखिए गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और हीलियम, ये हीलियम है, डिजॉल्व इन वाटर ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ गैसेस की, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और हीलियम है, और हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर। राइट। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे सॉल्यूट इस केस के लिए, और ये वाटर है सॉल्वेंट इस केस के लिए। राइट। तो क्या है यहाँ पर फैक्ट दैट दीज गैसेस डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम बहुत ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं बट ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। बट कुछ गैसेज ऐसी हैं जैसे अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, ये वाटर में बहुत बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होती हैं। ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये क्या करती हैं, वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करती हैं। कौन सी गैसेस केमिकली रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ? अमोनिया। राइट। इसके साथ साथ कौन रिएक्ट करता है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है अमोनिया प्लस वाटर बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। राइट। सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर ये बनाता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाती है, और इसके सोल्यूशन को ही हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्योंकि ये केमिकली रिएक्ट कर रही हैं दैट्स वाई दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, इनकी कोई रिएक्शन वाटर के साथ होती नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। सिंपल। तो हमने ये कंक्लूड किया इफ द गैस रिएक्ट्स केमिकली विद वाटर देन इट विल बी सॉल्युबल, अदरवाइज इट विल बी सॉल्युबल ओनली अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है। दूसरी बात है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ज़्यादातर केसेस में सॉल्युबिलिटी कम होती है। राइट। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो ये डिसोल्यूशन प्रोसेस है गैस प्लस लिक्विड, ये वाटर मान लीजिए, तो और सॉल्यूशन बनाने का ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो गैसेस डिसॉल्व हुई हैं वो एस्केप करना शुरू हो जाती हैं। और इसका बहुत एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो बबल्स उसमें आप देखते हैं। तो वो बबल्स क्या है? जो गैसेस उसमें डिसॉल्व हुई हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो सारी गैसेस निकलना शुरू होती हैं, क्योंकि गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाटर में टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। राइट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे लिक्विड में, तो क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी प्रेशर बढ़ाने के साथ। इससे पहले सॉलिड के केस में हमने देखा था दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डज नॉट चेंज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। उसका रीजन हमने बताया था दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। बट यहाँ पर क्या है, जो गैसेज हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज क्या होंगी, डिसॉल्व होंगी। और इसको और ज़्यादा हम इलेबोरेट करके समझेंगे इन
द टॉपिक हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेली लाइफ में भी इसके न्यूमरस एप्लीकेशन हैं, तो बहुत ध्यान से हम समझेंगे हेनरी लॉ क्या कहता है। तो हेनरी लॉ कहता है बेसिकली, आप ये इतना समझिए, हेनरी लॉ किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, गैस को जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे, गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करोगे तो वहाँ पर काम आता है हेनरी लॉ। तो क्या कह रहा है, द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए क्या है, आपके पास कोई कंटेनर है, राइट। इस कंटेनर में आपने क्या रखा है दोस्तों, कोई लिक्विड रखा है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सॉल्वेंट, और आप क्या करना चाह रहे हैं, इसमें कोई गैस के मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक होगा। तो जो इस लाइन से नीचे हैं ये तो क्या है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अब हेनरी लॉ क्या कह रहा है कि कितना मास गैस का इस सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आपको याद होगा सॉलिड वाले केस में हमने देखा था, देयर आर टू प्रोसेसेस विच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक प्रोसेस था डिसोल्यूशन और दूसरा प्रोसेस था दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा प्रोसेस क्या था, क्रिस्टलाइजेशन। ये ऑपोजिट प्रोसेस थे। यहाँ भी दो प्रोसेस हैं, एक है डिसोल्यूशन, मतलब गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है यहाँ पर, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब है गैसेस के मॉलिक्यूल यहाँ से वापस आ जाएंगे, या आप डिसोल्यूशन को कंडेंसेशन भी इस केस में कह सकते हैं। तो दीज आर द टू प्रोसेस, ठीक होगा। इनिशियली जब आप गैस को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर में आएंगे या सॉल्वेंट में आएंगे। तो ये क्या है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है, और इनिशियली इसका रेट ज़्यादा होगा। बट क्योंकि आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल हैं दे मूव फ्रीली, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस सरफेस से जहाँ डिसॉल्व हो गए हैं मॉलिक्यूल, वहाँ से भी कुछ मॉलिक्यूल ऊपर जाना शुरू होंगे, और धीरे धीरे यहाँ क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा गैसेस मॉलिक्यूल का। और गैसेस के मॉलिक्यूल क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल दे आर इन अ कांस्टेंट मोशन, तो ये इस सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे, इस सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे और एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, या इस केस में हम कहते हैं प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो ये जो टर्म बड़ा ध्यान से आप समझिए क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम ऑफ विद द सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, प्रेशर ऑफ द गैस का मतलब है यहाँ जो गैस क्या कर रही है, इस लिक्विड के सरफेस में जो प्रेशर अप्लाई कर रही है। और इन इक्विलिब्रियम क्यों, कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब डिसोल्यूशन या कंडेंसेशन और इवेपोरेशन ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस टाइम में जब दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन, तो उस कंडीशन में जो भी प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे अप्लाई हो रहा होगा, उसी को हम कह रहे हैं प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो हेनरी लॉ सिंपल सा ये बात कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा गैस क्या होगी, डिसॉल्व होगी। मतलब M will be directly proportional to P, M will be directly proportional to P। अब यहाँ पर M क्या है, M है दोस्तों मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ जो डिसॉल्व हो गया है, P क्या है, P मैंने आपको बताया जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है गैस का विद द सॉल्यूशन। सो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो सिंपल सा आप ध्यान रखिए, हेनरी लॉज क्या कहता है, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, बस ठीक होगा। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन आप रिमूव करेंगे तो आपको पता है M विल बी K इंटू P। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि M की जगह में हम क्या ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, क्योंकि M यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, मास ऑफ द गैस, मतलब कितना अमाउंट गैस का डिसॉल्व हुआ है,
उससे हम सॉल्युबिलिटी भी बता सकते हैं या कॉन्सेंट्रेशन भी आप इसको मान लीजिए। और कॉन्सेंट्रेशन का एक यूनिट मोल फ्रैक्शन भी तो है, तो हम m की जगह में मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आप देखिए हमने पहले हेनरी लॉ से समझा था m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो m क्या डिनोट कर रहा है? अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व इन द सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन भी वही डिनोट करेगा, ठीक है, भले तरीका अलग अलग है बट मोल फ्रैक्शन भी ये डिनोट करेगा कितने मोल्स गैस के लिक्विड में डिजोल्व हैं, या कितना अमाउंट भी आप कह सकते हैं। सो m को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। सो x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप यहां हटाएंगे तो ये हो जाएगा k डैश इंटू p। अब k डैश क्यों लिखा? क्योंकि k नहीं लिखेंगे, k कुछ और कॉन्सेंट्रेशन होगा, सॉरी कांस्टेंट होगा, और यहां पर एक दूसरा कांस्टेंट हम लेंगे दैट इज k डैश, ठीक है। बहुत आसान है। तो ये हो गया। अब यहां से आप देखिए p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन k डैश इंटू x। तो हमने क्या निकाला दोस्तों? p इज इक्वल टू 1 अपॉन k डैश इंटू x। p क्या है आपको पता होना चाहिए। p इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। k डैश एक यूनिट, एक कांस्टेंट है। x क्या है? x है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। यहां क्या है दोस्तों? यहां कितनी गैस डिजोल्व है उसको अगर हम मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करें तो उसी को डिनोट कर रहा है x, ठीक हो जाएगा। सो बिकॉज k डैश इज अ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? 1 ओवर k डैश इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो 1 ओवर k डैश को हम लिखते हैं kh इंटू x। तो ये भी क्या है? हेनरी लॉ का एक एक्सप्रेशन है। यहां पर जो kh है उसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो दो चीजें आप देखिए दोस्तों, पहला जो एक्सप्रेशन था हेनरीज लॉ का वो था m इज इक्वल टू k डॉट p। दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है p इज इक्वल टू kh डॉट x, ठीक होगा। p इज इक्वल टू kh डॉट x। आई बात समझ में? तो ये दोनों क्या है? हेनरीज लॉ की एक्सप्रेशन है, और ये ज्यादातर यूज होता है P इज इक्वल टू kh इंटू x। तो P क्या मैंने आपको बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। इट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। kh इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, एंड x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जो डिसॉल्व हो चुके हैं वहां कितना मोल फ्रैक्शन है, राइट। तो अगर हम और मॉडिफाई करें हेनरी लॉ को इसके हिसाब से, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से जो हेनरी लॉ है उसका क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? तो उसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये वही पार्शियल प्रेशर है जिसको अभी तक हम कह रहे थे द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द गैस। एक ही बात है, गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, राइट। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution, right। तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, ये कोई कंटेनर है, यहां कोई लिक्विड है, राइट। तो यहां वेपर फेज में जो गैस है वो कितना पार्शियल प्रेशर इस सरफेस पे अप्लाई कर रही है, वो जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। एक बात ध्यान में रखनी है, सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल टू है क्या? यहां P, ये जो प्रेशर सरफेस पे जो गैस अप्लाई कर रही है। आई बात समझ में? ठीक है। तो दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द हेनरीज लॉ विच से द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। सो P इज इक्वल टू kh इंटू x। अब P का यूनिट क्या है? प्रेशर का जो यूनिट होता है बार। kh का क्या यूनिट होगा? क्योंकि x तो मोल फ्रैक्शन है और इसका कोई यूनिट होता नहीं है, राइट। सो kh और P का सेम यूनिट होगा दैट इज बार, ठीक है। अब आप इस लॉ को ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो x है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू kh। x क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक मिनट, इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू p बाई kh। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट।
इसका क्या मतलब है, KH अगर बहुत ज़्यादा है तो X का वैल्यू कम होगा, और X क्या है, X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो मतलब अगर KH बहुत ज़्यादा है तो X कम होगा, और इसका क्या मतलब है, इफ़ KH हैज़ हायर वैल्यू, तो मतलब गैस की उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर KH की वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब है गैस उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व होती है। आई बात समझ में। सो द हायर द वैल्यू ऑफ KH द लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ X। ये मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज द लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो सीधी हमने बात ये कही, जो P है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। मतलब प्रेशर आप बढ़ाओगे तो X बढ़ेगा, यही तो बात है। प्रेशर आप बढ़ाओगे तो X बढ़ेगा, या आप और भी सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए, प्रेशर आप बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी, सिंपल। अब एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉज के, वो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या है, बेवरेजेस किसको कहते हैं, कोई भी ड्रिंक पानी को छोड़ के उसको बेवरेज कहते हैं। इसमें आप टी कॉफ़ी भी ले लीजिए, राइट, कोल्ड ड्रिंक भी ले लीजिए। तो अब देखिए कार्बोनेटेड बेवरेज किसको कहते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक आप पीते होंगे या पिया होगा, राइट। इसके साथ साथ सोडा वाटर है, बियर है, शैंपेन है, इन सब को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। क्यों कहते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस, क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, राइट। सो अब देखिए ज़्यादा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है नहीं, बट इन बेवरेजेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरेटिवली डिजॉल्व किया जाता है। तो ऐसा डिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, इन बॉटल्स को सील किया जाता है अंडर वेरी हाई प्रेशर, ठीक होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर। और ये प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है। इसलिए कभी जब आप इसका कैप ओपन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का कैप कभी आपने ओपन किया होगा, तो बहुत प्रेशर के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या निकलती है, बोतल से बाहर निकलती है या कैन से बाहर निकलती है। तो क्यों प्रेशर के साथ निकलती है, क्योंकि बाहर का प्रेशर तो कम है और कैन के अंदर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे ही आप कैप ओपन करते हैं वो प्रेशर रिलीज होता है और जो लिक्विड है वो बाहर को निकलता है, एक बात, ठीक है। बट बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें डिसॉल्व किया क्यों जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें क्यों डिसॉल्व किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें डिसॉल्व किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक टैंगी फ्लेवर के लिए, ठीक है। एक फ्लेवर देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने कैप को रिलीज किया और जल्दी से आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो आपको कुछ अलग फ्लेवर मिलेगा। और आप, एक और तरीका है कोल्ड ड्रिंक को पीने का, आप कैप को रिमूव कीजिए और 1 घंटे बाद या काफ़ी देर बाद रिमूव कीजिए, जब तक सारी या काफ़ी हद तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल चुकी होगी, तो उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा जो आपको पहले मिला था जब आपने कैप रिमूव करते ही तुरंत ही कोल्ड ड्रिंक पी दी थी, राइट। सो वो जो टैंगी फ्लेवर है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है। तो ये एक एप्लीकेशन था हेनरी लॉ का। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है डीप सी डाइविंग, या इसको स्कूबा डाइविंग भी कहते हैं। तो सी डाइवर्स आपने देखा होगा मूवीज़ में, या हो सकता है आपने कभी की भी होगी या करेंगे फ्यूचर में। सो क्या होता है, डीप सी डाइवर्स डिपेंड ऑन कंप्रेस्ड एयर फॉर ब्रीदिंग, ठीक होगा। डीप सी डाइवर्स आपने देखा होगा, दे कैरी सिलेंडर्स फॉर इनहेलिंग फॉर ब्रीदिंग विद देम, ठीक होगा, नहीं तो इतना देर तक पानी में रह नहीं पाएंगे। अब होगा क्या, इसमें एक ट्विस्ट है, वो आप देखिए। नॉर्मल प्रेशर पे इसमें जो कंप्रेस्ड एयर जो है वो क्या है, कंप्रेस्ड एयर में जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसको मॉडिफाई किया जाता है, वो कैसे अभी हम देखते हैं। नॉर्मल प्रेशर में क्या है, ये गैसेस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती नहीं है ब्लड में, क्योंकि जो आप इनहेल कर रहे हो एयर वो तो अल्टीमेटली आपके ब्लड में ही जाएगा, राइट। तो ब्रीदिंग के जरिए आपके ब्लड में ही जाएगा। तो नॉर्मल प्रेशर में ये जो गैसेज हैं ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं नहीं।
बट जैसे जैसे, क्योंकि आप डीप सी डाइविंग कर रहे हो और आपको पता है जितना आप पानी के सरफेस के नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ते जाएगा, और आपने अभी अभी क्या पढ़ा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये गैसेज और ज़्यादा डिजॉल्व होती जाएंगी ब्लड में, ठीक होगा, ये गैसेज क्या होंगी, और ज़्यादा डिजॉल्व होती जाएंगी ब्लड में, ठीक होगा। तो जैसे ही डाइवर्स क्या करते हैं, सरफेस पर वापस आते हैं, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो एक्स का अमाउंट भी कम होगा, मतलब ब्लड में जो डिजॉल्व हुई थी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो अब वापस आना शुरू होगी, ठीक होगा। और ये किस फॉर्म में आती है, बबल्स की फॉर्म में आती है, और बबल्स की फॉर्म में आने की वजह से ये क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं ब्लड फ्लो को, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स का वो अफेक्टेड होता है। और बेसिकली आउट ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है वो बबल्स की फॉर्म में वापस आती है। ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाती है, बट नाइट्रोजन का एच कोई यूज नहीं है बॉडी के अंदर ब्लड में, तो वो वापस आना शुरू होती है। और वापस वो आएगी, वापस क्यों आएगी, क्योंकि डाइवर को भी ऊपर आना है सरफेस पर, राइट, डाइविंग खत्म करने के बाद सरफेस पे आएगा, तो प्रेशर रिलीज होगा, और जो डिसॉल्व हो गई थी नाइट्रोजन एट डेप्थ वो अब वापस आएगी इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो बबल्स की फॉर्म में आने की वजह से ये क्या करती है, ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करती है और अफेक्ट करती है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इससे कई सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं जो डाइवर्स हैं। तो इस इश्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले इस कंडीशन को कहते हैं बेंड्स, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं और कई बार डेथ भी हो सकती है डाइवर्स की। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो एयर है, जिसमें पहले क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था, उसमें एक और कंपोनेंट मिलाया जाता है जिसको कहते हैं हीलियम। तो अब जो स्कूबा डाइवर है वो क्या कैरी कर रहा है अपने साथ सिलेंडर में, वो 3 गैसेस कैरी कर रहा है। उसमें नाइट्रोजन है 56.2%, ऑक्सीजन है 32.1%, और हीलियम है 11.7%। मतलब नाइट्रोजन का अमाउंट कम कर दिया। अभी भी नाइट्रोजन जीरो नहीं है, बट नाइट्रोजन का अमाउंट पहले के कंपैरिजन में कम कर दिया, ठीक है। तो अभी जो बबल्स बनेंगे वो इतने नहीं बनेंगे कि वो बेंड की कंडीशन को पहुंच सके, राइट। तो यहाँ पर हीलियम है, तो हीलियम देखिए, हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन द ब्लड देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम कम सॉल्युबल है। कम सॉल्युबल होने का मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डेप्थ पे भी हीलियम डिजॉल्व नहीं होगी, और जब डिजॉल्व नहीं होगी तो प्रेशर रिलीज करने के बाद बबल्स बनने के चांसेस नहीं हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात, क्योंकि हीलियम का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से ये सेल वॉल से पास हो जाती है विदाउट डैमेजिंग इट, जबकि नाइट्रोजन का साइज काफ़ी बड़ा है तो ये सेल वॉल को डिजॉल्व डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो और हमने पहले ही बताया था, जो एक्सेस ऑक्सीजन जो डिजॉल्व हो जाती है हायर डेप्थ पे जो डिजॉल्व हो जाती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है। नाइट्रोजन और हीलियम का कोई यूज नहीं है, राइट। तो ये कंडीशन थी, हमने कहा दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ इन द स्कूबा डाइविंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इन फ्यूचर कभी आप स्कूबा डाइविंग करेंगे तो ये बात आपको ज़रूर याद आएगी। तीसरी बात है, हायर एल्टीट्यूड पर जाने में भी क्या होता है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, आपको ये पता है, जैसे जैसे आप क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर उठते हैं या ऊपर जाते हैं, माउंटेन की तरफ जाते हैं, या वर्टिकली भी आप लिफ्ट हो सकते हैं किसी चीज़ के ज़रिए, तो प्रेशर क्या होता है, गिर जाता है, कम होता है प्रेशर, राइट। तो प्रेशर कम होगा तो आपको पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। प्रेशर कम होगा तो गैस का अमाउंट भी कम होगा, जो मिक्सचर है उसमें गैस का अमाउंट कम होगा, तो जो एयर है उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती जाती है। जो एयर है, पूरा ओवरऑल एयर में जो ऑक्सीजन है वो ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में कम होती जाती है। तो इसलिए नॉर्मली बहुत ज़्यादा हाइट पर हम लोग नहीं जा सकते हैं बिना किसी प्रिकॉशन के, ठीक होगा, क्योंकि लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ऊपर चढ़ने पर ऑक्सीजन की हमें मिलती है। और ये कई बार हमने फील भी किया होगा, या आप लोगों ने फील भी किया होगा कई बार, अगर आप ट्रैकिंग में बहुत किसी माउंटेन की तरफ को चढ़ रहे होंगे तो ऊपर जाने पर दिक्कत होती है, सर दर्द या और भी कई सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं, राइट। तो ऐसा क्यों है,
क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है, जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक होगा। और जो पीपल हैं हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं या वो एडेप्टेशन कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने आप को। बट जो क्लाइंबर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ सकता है, ये करना पड़ता है, ठीक हो जाएगा। और अगर आप ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें आप क्या फील करेंगे, वीकनेस फील करेंगे, प्रॉपरली सोच नहीं पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और इस प्रोसेस को हम, इस जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं एनॉक्सिया, ठीक होगा। तो जो डेप्थ में जो ऑक्सीजन की जो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन था उसमें हमने देखा था बेंड्स की प्रॉब्लम, और हायर एल्टीट्यूड में हमने देखा एनॉक्सिया की प्रॉब्लम। इसलिए माउंटेन क्लाइंबर को भी क्या करना पड़ सकता है, जो ऑक्सीजन है वो कैरी करना पड़ सकता है अगर वो एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर क्लाइंब करना चाह रहे हैं जहां ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है, राइट। सो दीज आर व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशन भी हैं, मतलब जो हेनरी लॉ है वो हमेशा फॉलो होगा ऐसा नहीं है, कुछ क्या है कंडीशंस हैं। इफ प्रेशर इज लो, ठीक होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे क्या नहीं होता है, हेनरी लॉ हमेशा फॉलो नहीं होता है, राइट। एट हायर प्रेशर द लॉ बिकम्स लेस एक्यूरेट एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट शोज कंसिडरेबल डेविएशन। तो लो प्रेशर पे ही क्या होता है, हेनरी लॉ फॉलो होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर पे ये क्या करेगा, डेविएट कर जाएगा। टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, ठीक होगा। द गैस इज़ नॉट हाईली सॉल्युबल, जो गैस है वो सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, चौथी बात जो है, द गैस शुड नीदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट और नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, राइट। मान लीजिए ए क्या है, गैस है, और बी क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो जब गैस को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी करके एक नया कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, ठीक होगा। ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, गैस को डिसोशिएट नहीं होना है। जैसे मान लीजिए ए बी एक गैस है और सी सॉल्वेंट है, राइट। तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते ही गैस को ऐसा नहीं टूटना चाहिए, ए पॉजिटिव बी माइनस और सी, ये डिसोसिएशन हो गया। और एसोसिएशन भी नहीं होना है, राइट। मान लीजिए 2A, ये 2A, दीज आर व्हाट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और B ये है सॉल्वेंट। तो ये जो 2A है वो आपस में जुड़ के A2 हो गए प्लस B सॉल्वेंट। तो न तो गैस को केमिकली रिएक्ट करना चाहिए विद सॉल्वेंट, न गैस को डिसोशिएट होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, न ही गैस को अपने मॉलिक्यूल को एसोशिएट करना चाहिए। इन्हीं कंडीशन में क्या होता है, जब ये कंडीशन नहीं होंगी तभी हेनरी लॉ फॉलो होगा। तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, और कई कंडीशन में ये क्या करता है, डेविएट करता है। दिस वाज ऑल अबाउट द हेनरी लॉ। इसके बाद हम देखते हैं वेपर प्रेशर, जो काफ़ी हद तक हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो वेपर प्रेशर क्या है, देखिए यहाँ ये अगर आप डायग्राम बड़े ध्यान से देखेंगे तो फिगर 1 में आपको क्या दिख रहा है, एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इसमें एक सॉल्वेंट है और एक गैस को डिसॉल्व किया गया है, ठीक होगा। तो इनिशियली क्या होगा, गैस को डिसॉल्व नहीं किया गया, सॉरी, इसमें एक सॉल्वेंट है, सिंपल इतना समझ लीजिए आप। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, आपको पता है इवेपोरेशन की प्रोसेस हर टेम्परेचर पे चलती रहती है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं दे विल चेंज इनटू वेपर, और ये क्या आ जाएंगे, सरफेस से ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, दिस इज द इवेपोरेशन। धीरे धीरे यहाँ क्या होगा, गैस के जो कॉन्सेंट्रेशन है वेपर फेज में वो बढ़ती जाएगी। इसकी वेपर जो लिक्विड है उसी की वेपर की बात हो रही है, और कोई यहाँ पर है नहीं, ठीक है। कोई सॉल्यूट फिलहाल इसमें ऐड नहीं किया है, ये सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट भी मान लीजिए आप H2O है, तो यहाँ H2O है और यहाँ H2O गैस, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ इस कंपार्टमेंट में वेपर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और ये क्या करेंगे, इसके साथ स्ट्राइक करेंगे सरफेस के साथ, और क्या करेंगे, लिक्विड फेज में आ जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जो ये वाला जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम कह रहे हैं कंडेंसेशन। पहले वाला जो प्रोसेस था वो है इवेपोरेशन।
तो एक टाइम ऐसा आएगा, फिगर 3 में आप देखिए, when the rate of evaporation becomes rate of condensation। ये क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा दोस्तों, ये जो वेपर है इसी लिक्विड की, ये इस सरफेस में क्या कर रहा होगा, कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, और उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। आई बात समझ में? ठीक है, ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है इसी लिक्विड की वेपर ऑन द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड, उसी को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसी को हम कह रहे हैं वेपर प्रेशर। सो ये सब कब होगा, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, राइट। सो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और उस टाइम में जो प्रेशर अप्लाई होगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। So the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid. In equilibrium with the liquid का क्या मतलब है, that equilibrium condition has been achieved and the rate of evaporation is equal to rate of condensation, right? So the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with liquid at a given temperature is called vapor pressure. सिंपल। अब किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है देख लीजिए। नेचर ऑफ लिक्विड, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा इस बात को समझ लीजिए। अगर लिक्विड ऐसा है कि उसके मॉलिक्यूल बहुत जल्दी क्या करते हैं, लिक्विड फेज को छोड़कर वेपर फेज में जा सकते हैं, अगर उसके मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि वो बहुत आसानी से लिक्विड फेज को छोड़कर वेपर फेज में जा सकते हैं, तो बहुत आसानी से जा सकते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, मान लीजिए मैं इनको डॉटेड लाइन से डिनोट करता हूं, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो कैसे होंगे, वीक या स्ट्रांग, क्योंकि लिक्विड बहुत आसानी से इस फेज को छोड़ रहा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को ओवरकम कर रहा है, इसलिए ये बहुत आसानी से वेपर फेज में चला जा रहा है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत वीक हैं, और क्योंकि लिक्विड बहुत आसानी से वेपर फेज में जा रहा है तो क्या करेगा, वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों, द वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड द हायर विल बी द वेपर प्रेशर। जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा किसके बीच में, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में, उतना ज़्यादा वो वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि वो उतना आसानी से वेपर फेज में जा सकता है। सिंपल। सो नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल देखिए आप, वाटर, इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर में क्या होता है, वाटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथाइल अल्कोहल में भी होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डाई इथाइल ईथर में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो डाई इथाइल ईथर के मॉलिक्यूल बहुत आसानी से लिक्विड फेज को छोड़कर वेपर फेज में चले जाते हैं। अगर आप डाई इथाइल ईथर के कंटेनर को कवर नहीं करोगे तो विद इन फ्यू मिनट्स पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा, जबकि वाटर और अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। भले वाटर के मॉलिक्यूल भी जाते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं जाते हैं कि कंटेनर खाली होना आप ऑब्जर्व कर सकें, राइट। तो वाटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम है। डाई इथाइल ईथर में बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है। सो एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, राइट। टेम्परेचर, तो आप देखिए वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होगा, जब यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपको पता है इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक हो जाएगा, राइट। तो ये दो फैक्टर अभी तक हमने देखे, और यही दो फैक्टर मिल हैं, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास 12, राइट। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वेपर प्रेशर है। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, और उसका डेफिनेशन भी हमने देखा था वेपर प्रेशर का। इसके साथ साथ हमने देखा हेनरी लॉ क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, व्हाट इज़ एनॉक्सिया, व्हाट इज़ बेंड, एंड व्हाट आर द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, राइट।
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बेवरेजेस। और हेनरी लॉ के दो फॉर्म हमने देखे थे, m इज इक्वल टू के इंटू पी एंड p इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वेयर के एच इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो गैस है उनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे किस प्रकार से डिपेंड करती है। तो ये कैसे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना कम सॉल्युबिलिटी होगी। और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अगर रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, गैसियस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है जैसे इस केस में। और अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, यहाँ सॉल्युबिलिटी कम होती है, यहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट। सो दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 केमिस्ट्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इनकेस नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।